हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 105 जो कि है भारत का इतिहास 3, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये 20 अंकों का पूछ लिया जाता है, जिन्हें आपको कम से कम 500 शब्दों में लिखना होगा। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोग का इन क्वेश्चनों का रिवीजन होता चला जाए। यदि आप पढ़ें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो यह क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जिनका तैयारी नहीं है, तो एक बार देखने के बाद तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि इनमें लिखना किस तरह से है। तो आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो छूटेगा नहीं, और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन है कि वंशावली और जीवन चरित्र प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, विवेचना करिए। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि वंशावली जो राजा का पुत्र होता था, वह राजा का पुत्र ही राजा बनता था, इस टाइप का वंशावली जो चलता था। और जीवन चरित्र, उनके जीवन का चरित्र किस टाइप का रहता था प्रारंभिक में, इसको लिखने में इतिहासकार एक पुनर्निर्माण या महत्वपूर्ण भूमिका इसको देते थे। इसी पे एक विवेचना लिखना है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए इसमें कुछ ऐसा पॉइंट होगा जिसको आपको नोट डाउन करते जाना, ताकि आपके माइंड में रहे कि अच्छा ये पॉइंट इसमें आ सकता है, लिखना है। तो कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करते जाइएगा कलम कॉपी लेके। तो आइए जानते हैं इसको। देखिए इतिहास लेख या इतिहास शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में हिस्टोग्राफी कहते हैं, से दो चीज़ों का बोध होता है। क्या क्या? पहला होता है इतिहास के विकास एवं क्रिया पद्धति का अध्ययन। क्या होता है पहला? इतिहास का विकास एवं क्रिया पद्धति का अध्ययन। दूसरा होता है किसी विषय के इतिहास से संबंधित एकत्रित सामग्री, मतलब किसी विषय से संबंधित इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको एकत्रित करना। ठीक। देखिए आगे इतिहासकार या इतिहास शास्त्र। देखिए इतिहासकार और इतिहास शास्त्र, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं जिस पुस्तक में, उसको इतिहास शास्त्र कहते हैं। ठीक। का अध्ययन विषयवार करते हैं, जैसे भारत का इतिहास आदि। उत्तर गुप्तकालीन इतिहास लेखन तीन प्रकार का है। पहला है चरित्र, दूसरा है प्रशस्ति, और तीसरा है वंशावलियाँ। ठीक। इस तरह के इतिहास लेखन को हमेशा से महत्वपूर्ण माना गया है। इस टाइप के जो लेखन करते हैं, चरित्र, प्रशस्ति और वंशावली, तो इस टाइप के जो इतिहास लिखने वाला है इसको हमेशा से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये सब अनुष्ठान ग्रंथों में अंतर्निहित नहीं थे। इनमें से चरित्र ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत थे। इनमें जो चरित्र जो राजा के चरित्र के बारे में लिखा जाता था वह ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत कहा जाता था। ठीक। चरित्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि चलायमान या करना या जाना है, जो व्यक्ति की गतिविधियों से संबंधित है। जो व्यक्ति जो करता है कोई भी काम, उसकी गतिविधियों से संबंधित होता है चरित्र। देखिए ये मुख्य रूप से काव्य के रूप में लिखे गए थे, और शुरू में जो है ये काव्य के रूप में लिखे गए थे, और इतिहास के पुनर्निर्माण के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तात्विक दृष्टि से यह प्रबंध काव्य का एक प्रकार या रूप है, जिसमें कथा, काव्य और इतिवृत्त की भी अनेक बातें होती है, और जिसमें मुख्य रूप से किसी महापुरुष या वीर पुरुष का चरित्र वर्णित होता है, जैसे 10 कुमार चरित्र, बुध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र आदि। आइए आगे देखते हैं। देखिए
ऐतिहासिक संदर्भ जिसमें जीवनी, आधिकारिक शिलालेख और राजवंशीय कालक्रम या क्षेत्रों के कालक्रम की रचना की गई थी, पहली मध्य 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भिन्न था। इस समय राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ी संख्या में राजनीतिक शक्तियां उभर रही थी। तो 17वीं शताब्दी के आसपास में जो है बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां है वह दक्षिण भारत में उभर रही थी। देखिए, नए दरबारों को योग्य दरबारी कवियों की आवश्यकता थी जो उनका जीवन वृत्तांत लिख सके, राजवंश को वैधता प्रदान करे और राजाओं की गतिविधियों को प्रसारित करे। दरबारी संस्कृति भी पूर्व गुप्तकालीन से भिन्न थी। इतिहासकारों का मानना है कि पहले की दरबारों की अनौपचारिक भाषा और शैली की तुलना में 7वीं शताब्दी के बाद के दरबारी संस्कृति में शासकों को अधिक प्रधानता दी गई है। चरित्र साहित्य में व्यक्ति की अहमियता भक्ति संप्रदायों के विकास के कारण ही रही हो सकती है, जहां उसके व्यक्तिगत कार्यों से जीवन का मूल्यांकन किया जाता था। ठीक, देखिए, संस्कृत भाषा में लिखित इस महाकाव्य कविता की रचना संध्याकार नंदी ने की थी। तो किसने किया था? संध्याकार नंदी। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। थी इसमें 1050 ईसा से 1150 ईसा तक बंगाल के पाल वंश का वर्णन मिलता है। तो बंगाल के पाल वंश का वर्णन हमें मिलता है। देखिए, इस किताब में रामायण और राजा रामपाल की कहानियां एक साथ लिखी गई है। इस किसका रामायण में जो है उसके बाद राजा रामपाल की कहानियों को जो है एक साथ जोड़ के लिखा गया है। इस पुस्तक में रामपाल की प्रशंसा की गई है, लेकिन यह पाल वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताब में बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल द्वितीय की अनेके एक अधिकारी दिव्य द्वारा हत्या से लेकर मदन पाल के शासन तक का उल्लेख है। यह हमें रामपाल द्वारा केवर्तों से पाल शासन के प्रमुख स्थल वीरेंद्री क्षेत्र को अपनी हुकूमत में वापस हासिल करने जैसी राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। यह पाठ हमें भारतीय इतिहास के पहले किसान विद्रोह की समीक्षात्मक जानकारी देता है। केवर्त जो सामंत थे जिन्होंने पालों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह पाठ रामपाल के उत्तराधिकारी मदन पाल के शासनकाल में रचा गया था। इसमें न केवल विद्रोह बल्कि रामपाल के स्वैच्छिक मृत्यु तक का जीवन वृत्तांत भी दर्ज किया गया है। इसमें व्याख्या किया गया है। यह चरित्र समकालीन घटनाओं के बारे में नहीं बल्कि इसमें मदन पाल के पूर्ववर्ती रामपाल के शासन के दौरान हुई कुछ घटनाओं का भी उल्लेख है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे रामपाल के बड़े भाई महिपाल ने अपने छोटे भाइयों को अपने खिलाफ साजिश रचने के संदेह पर, आइए आगे देखते हैं, उन्हें कैद कर लिया था। ठीक है, उसके क्षेत्र वीरेंद्री पर केवर्तों ने कब्जा कर लिया था, जो दिव्या और बाद में भीम के नेतृत्व में उनके खिलाफ विद्रोह में उठे खड़े हुए थे। पराजित होने के पश्चात राजा भाग खड़ा होता है और सिंहासन पर उसका छोटा भाई रामपाल कब्जा कर लेता है। यह घटना ज्येष्ठाधिकार के कानून को चुनौती देती है, इसलिए एक चरित्र की जरूरत पड़ी ताकि वह अपने परिग्रहण को सही ठहरा सके। यह जीवनी लेखन के कार्य को भी पूरा करता है, जिसमें अधिकार और वैधता पर जोर दिया गया है तथा शाही महत्वाकांक्षा का समर्थन किया गया है। इस मामले में यह बड़े भाई की अयोग्यता को दर्शाता है। यद्यपि विद्रोह के बारे में अनिश्चितता है कि यह कुछ ही सामंतों या किसानों द्वारा किया गया था, फिर भी यह एक ऐसी घटना थी
जो हमें विद्रोह के दमन के संगठन की जटिल प्रक्रिया में एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो अन्यथा आगामी नहीं है। पाल नरेश ने वीरेंद्री एक जगह जहाँ पे हर एक पाल वंश ने विद्रोह का भावना उत्पन्न होता था, ठीक है, पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया तथा यह चरित्र उसके इस कब्जे को वैध ठहराता है। यह हमें रामपाल के वाराणसी के गढ़वाल, उड़ीसा के पूर्वी गंगा, दक्कन के कर्नाटक और दक्षिण भारत के चोल के विरुद्ध अभियानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। धर्मपाल को कन्याकुब्ज या कन्नौज, जो प्रथम 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाल, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहारों के बीच के संघर्ष का केंद्र बिंदु था, का राजा भी माना जाता है। आगे कहा गया है कि धर्मपाल के शासन को भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवंती, गंधार, कीरा और पंचाल नरेशों ने स्वीकार किया था। यह पूर्व के शासक थे, इसलिए यह सूची पहले के इतिहास से उद्घाटित कर रही है। तो आप देख लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, एक बार में यदि समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार देखिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जो एक बार पढ़ा हुआ है तो उनका रिवीजन तो पक्का हो गया होगा, जो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा होगा। तो आप 2 बार देखिएगा तो आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, आपको एग्जाम लिखने में काफ़ी सहूलियत होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये 10 अंकों का पूछ लिया जाता है और ये आपको 250 शब्दों में कम से कम इसे लिखना होगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए, दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं की चर्चा कीजिए। तो दक्षिण भारत में जो है भक्ति परंपरा किस तरह से थी उनका चर्चा करना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है और इन्हें कम से कम 250 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है। भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है भजन करना। भक्ति का तात्पर्य अपने आराध्य देव की भक्ति से है। यह अवधारणा बहुत पुरानी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ऋग्वेद काल से प्राप्त की जा सकती है। इसका संदर्भ कथा या मुंडका और श्वेताश्वतर उपनिषदों, जो भक्ति सूत्र या नारद और सांडल्य भक्ति सूत्र, भागवत पुराण आदि में पाया गया है। लेकिन दीर्घकालीन इतिहास में इसका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल गया। यह हिंदू धर्म में एक विशेष पंथ या संप्रदाय तक सीमित नहीं था। 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विद्वानों ने भक्ति को वैष्णववाद के साथ पूरी तरह से पहचाना। बाद के लेखन के साथ उनके सिद्धांत ने भक्ति को उनके स्वगुण देवता के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में वर्णित किया और उनके बीच विद्यमान द्वैत पर जोर दिया। लेकिन जब मध्यकाल में भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में पहुंचा तो कबीर और नायक जैसे व्यक्तित्व निपुण भक्ति की बात कहने लगे, जो निर्वैतिक या व्यक्ति विभिन्न और निर्गुण ब्रह्मन, जो परम सत्य होता था, पर केंद्रित था। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार इस अवधारणा को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया। लेकिन इससे पहले कि हमें तमिल भक्ति परंपरा के आगमन को समझे, हमें पहले इसके आगमन से पहले के परिदृश्य को संक्षेप में देख लेना चाहिए। देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के दौरान तमिलाहम या तमिलाकम जो एक पुस्तक है, जिसमें जो है वो तमिल के राजा या उसका जो भी अर्थव्यवस्था था उसका वर्णन किया गया है। देखिए, प्राचीन तमिल शास्त्र है में आदिवासी राजनीति और परंपराएं थी, जो कि तीने नामक 5 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से
से संबंध थी। प्रत्येक तीने के अपने प्रमुख देवता, अनुष्ठान और संस्कार थे। उदाहरण के लिए मुरुगन जो होता था युद्ध और विजय के देवता, कुरंची जो पहाड़ियों का देवता होता था, तिनई में निवास करने वाले लोगों के मुख्य देवता था, तथा कोरवाई मतलब युद्धों की देवी, पाले जो शुष्क क्षेत्र के होते थे, तीने क्षेत्र के संरक्षण देवता थे। तीने के निवासियों को वैदिक और ब्राह्मण रिवाजों के साथ साथ श्रमणों के बारे में पता था, लेकिन स्थानीय परंपराओं का प्रमुख रूप से प्रचलन था। तो देख लिए 2 क्वेश्चन इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? देखिए, क्वेश्चन बताने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दिया जाए, ताकि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। आप एक बार में नहीं समझते हैं तो 2 बार 3 बार देखिए। यदि आप किताब पढ़े हैं तो आप एक ही बार में समझ जाइएगा। यदि किताब नहीं पढ़े हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट रहे, तो आपको एक तरह से रिवीजन करने का मौका मिलने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आपका रिवीजन हो जाए ताकि आप अच्छा नंबर उठा सके एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपके लिए लेके आए हैं वीडियो लेक्चर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।